हेलो एंड वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। यहाँ हम करने जा रहे हैं क्वालिफाइंग कोर्स जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता के सभी प्रश्न, जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों का जिक्र किया गया है उन सभी को हम यहाँ करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस होंगे बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए। अब परिचय में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए आपका सिलेबस क्या क्या है। तो आपके सिलेबस में जो सबसे पहला बिंदु है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत और उसके राज्य। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। अगला टॉपिक है मानवाधिकार जागरूकता। टॉपिक नंबर 5 आपके सामने है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। टॉपिक नंबर 6 है पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियां। और बिंदु नंबर 7 वैश्वीकरण और उदारीकरण। चलते हैं टॉपिक नंबर 8 पर। जो हमें पढ़ना है वो है संख्यात्मक योग्यता परीक्षण। टॉपिक नंबर 9 आपके सामने है तर्क शक्ति का परीक्षण। और टॉपिक नंबर 10 आपके सामने है कौन कौन है, यानी हु इज़ हु प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड पास्ट एंड प्रेजेंट में क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं उनको हम करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो देखिए यदि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो दो तरह की हैं। भारत की सीमाएं दो तरह की हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो भारत की सीमा है स्थलीय और एक भारत की सीमा है जलीय। अब स्थलीय सीमा कौन सी है, स्थलीय सीमा वो है भारत की ऐसी सीमा जो केवल और केवल स्थल से घिरी हुई है, लैंड से घिरी हुई है। और जो लैंड से घिरी हुई है वो सीमा ये है जो आप देख रहे हो ना, ये रेड रेड लाइन में जितनी भी डार्क की हुई है, जितनी भी हाईलाइट की हुई है, यही है भारत की स्थलीय सीमा। ये स्थलीय सीमा क्यों है, क्योंकि ये भारत की सीमा स्थल से यानी लैंड से घिरी हुई है। इसके अलावा ये जितनी भी सीमा आप देख रहे हो ये समुद्र से घिरी हुई है, ये है भारत की समुद्र तटीय सीमा या जलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई तो है 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है या भारत की जो जलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। तो आपसे यदि स्थलीय सीमा पूछता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्थलीय सीमा पूछा तो आपका आंसर रहेगा 15,200 किलोमीटर। और यदि आपसे जलीय सीमा पूछता है या समुद्र तटीय सीमा पूछता है भारत की तो आपका उत्तर रहेगा 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है। ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भारत का नॉर्थ की तरफ सबसे दूर स्थित बिंदु है और उसका अक्षांश क्या है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी आप मैप पर डायरेक्शंस देखते हैं तो मैप पर डायरेक्शंस कुछ इस तरह की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ डायरेक्शन समझाने की कोशिश करूँ तो जब भी आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो जो ऊपर की तरफ है वो होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे की तरफ होता है साउथ यानी दक्षिण, आपके राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पर होता है ईस्ट, इधर का एरिया ईस्ट रहेगा और इधर का एरिया रहेगा वेस्ट। तो अब ये आपसे पूछ कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु, सबसे दूर स्थित बिंदु कौन सा है। तो देखिए जैसे मैंने भारत का मैप लिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये भारत का सबसे उत्तर की ओर स्थित बिंदु है, ये भारत का सबसे दक्षिण की ओर स्थित बिंदु है, ये भारत का सबसे पूर्व की ओर स्थित बिंदु है और ये वाला भारत का सबसे पश्चिम की ओर स्थित बिंदु है। तो अब इनके अक्षांश जान लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ तो होता है अक्षांश और यहाँ से यानी लेफ्ट टू राइट होते हैं देशांतर। तो देखिए यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे दूर स्थित बिंदु है तो उसका अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट और यही आपका आंसर हो गया। आपसे पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश क्या है, तो उसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट, जो आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो उसका अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब आपसे देशांतर पूछे कि बताइए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का देशांतर कितना है, तो वो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। और आपसे पूछे भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का देशांतर कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, आपसे पूछ रहा है कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग आता है। तो याद रखिएगा कुल वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उस कुल वर्ल्ड का 2.4% भाग भारत के पास है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो
और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा इस वाले प्रश्न में, इसमें एक प्रश्न का और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये तो था, देखिए यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया है मुख्य भूमि, ये तो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन ये पड़ता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और निकोबार आइलैंड में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है जो है इंदिरा पॉइंट, और उसका अक्षांश कितना है, उसका अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछ रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे कर्क होकर गुजरती है वह इनमें से कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए भारत के वो सभी राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है वो कौन कौन से हैं। वो हैं, देखिए सबसे पहले ये कर्क रेखा आपके सामने चित्र में अवेलेबल है मैप पे। देखिए सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान से होकर गुजरती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड, झारखंड के बाद फिर वेस्ट बंगाल, और फिर वेस्ट बंगाल के बाद ये जाती है त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इन राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अब देखिए यहां पर कौन सा विकल्प ऐसा है, यहां पर एक झारखंड एकमात्र विकल्प है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या बिहार से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। आगे पूछ रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। आपसे पूछ रहा है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो देखिए जो मन्नार की खाड़ी है वो स्थित है यहाँ पर। यहाँ देखिए तमिलनाडु के तो पूर्व में इस जगह जहाँ पर आपको पॉइंटर दिख रहा है, और श्रीलंका से ऊपर और तमिलनाडु से नीचे, यानी कहने का मतलब तमिलनाडु के पूर्व में और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को क्या कहा जाता है? भारत और इसके पड़ोसी देशों को दक्षिण एशिया के देश कहा जाता है, साउथ एशिया की कंट्रीज इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। अब ये देखिए यहां पर ये आपको देश दिख रहा है पाकिस्तान, तो यहां पर देखिए गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लग रही है, आप देखोगे राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लग रही है, इसके अलावा पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लग रही है, इसके अलावा आप पाएंगे कि जम्मू और कश्मीर की सीमा लग रही है, और इसके अलावा लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान से टच हो रही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ पर इसमें तेलुगु आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है। आप ध्यान रखिएगा हिंदी बोलने वालों की संख्या है 52.83 करोड़। उसके बाद बोली जाती है बांग्ला भाषा जिसकी संख्या है 9.72 करोड़, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु और उसके बाद तमिल। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12वां क्वेश्चन, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं वो है माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न में आइए, अगले क्वेश्चन पर आइए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? अब देखिए आपको पहले ये जान लेना है कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो याद रखिएगा असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती, नागालैंड की नहीं लगती, यहाँ पर हाँ मेघालय इनमें से वो ऑप्शन है जिससे बांग्लादेश की सीमा टच करती है। तो आंसर हो जाएगा मेघालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? अब देखिए भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा है, पहले उस मैप को देखिए आप ध्यान से। तो ये जो आप देख रहे हो जहां जहां पॉइंटर मेरा जा रहा है ये भारत की उत्तरी सीमा है, ये पूरी की पूरी ये है भारत की उत्तरी सीमा। ये वाली जो आप सीमा देख रहे हो ये भारत की उत्तरी सीमा है। तो यहाँ पर देखिए चाइना भी भारत के उत्तर में है, नेपाल भी भारत के उत्तर में है और भूटान भी। तो आपके यहाँ ऑप्शन क्या है? नेपाल, चीन और भूटान, यानी तीनों के तीनों देश ही भारत की उत्तरी सीमा पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है? भारत की पूर्वी सीमा, तो आप देखिए पहले भारत की पूर्वी सीमा कौन सी है? भारत की पूर्वी सीमा यहां से आरंभ होती है। देखिए ये भारत की पूर्वी सीमा है, आप देख पा रहे हो ये पूरी की पूरी जो है भारत की पूर्वी सीमा। तो कौन कौन से देश हैं भारत की पूर्वी सीमा पर? एक तो बांग्लादेश हो गया और एक हो गया म्यांमार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश और म्यांमार, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है भारत की पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश है? देखिए ये है भारत की पश्चिमी सीमा,
ये जो देख रहे हो ये भारत की कौन सी है, पश्चिमी सीमा है। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न पूछ रहा है म्यांमार की सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य स्थित नहीं है। तो देखिए ये है म्यांमार। अब आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार से भारत के किन किन राज्यों की जो सीमा वो टच होती है। तो देखिए एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ये वो 4 भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा किससे टच करती है, म्यांमार से। तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा की भारतीय जो भारत का त्रिपुरा राज्य है उसकी जो सीमा है वो टच नहीं करती है, वो स्थित नहीं है म्यांमार की सीमा पर। अगला प्रश्न है डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है। देखिए डूरंड रेखा के बारे में एक चीज समझिए, इसको मैं आपको मैप से बताता हूं। देखिए ध्यान से, ये जो आप लाइन देख रहे हो यहां पर जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना, यही है डूरंड रेखा। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये वाली, यही डूरंड रेखा है। और डूरंड रेखा खींची गई थी उस समय जब बंटवारा नहीं हुआ था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब भारत का बंटवारा हो गया तो ये किस किस के बीच में हो गया, ये होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन 106 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो लद्दाख में पड़ता है, भारत के हिस्से में पड़ता है, ये वाला 106 किलोमीटर। तो ये किसके बीच में हो जाएगी, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो डूरंड रेखा वास्तव में पहले जब खींची गई थी भारत अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, फिर बंटवारा हुआ तो अब ये किसके बीच में पड़ेगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन ये लगभग कुछ हिस्सा ऐसा है जो भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 20, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है। तो जो भारत और चीन को डिवाइड करती है वो लाइन, उसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर क्या है, चाइना। आने वाली जो जनगणना होगी उसके हिसाब से आप पाओगे, जहां तक संभावना है भारत 1 नंबर पर आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान कितना है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है वो राज्य है केरल। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 121 करोड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और मिजोरम की राजधानी का क्या नाम है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेघालय की राजधानी का क्या नाम है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब पूछ रहा है भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का जो कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है गोवा। अगला प्रश्न है आपसे, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तेलंगाना की प्रमुख भाषा कौन सी है। तेलंगाना की प्रमुख भाषा है तेलुगु। ओडिशा की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो ओडिशा की प्रमुख भाषा कौन सी है, ओडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तमिलनाडु की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो तमिलनाडु की प्रमुख भाषा है तमिल। केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम। महाराष्ट्र की मराठी। अब आपसे पूछा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो तो है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आती है गॉडविन ऑस्टिन K2 और तीसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। आपसे पूछा है रेगड़। रेगड़ किसका नाम है। तो रेगड़ मिट्टी का एक प्रकार है जो उसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अरावली पर्वत कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है। भाखड़ा बांध पंजाब राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, और यह सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु। अब ये जो ऑप्शन है और यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ये तीनों, ये पुराने परिदृश्य के हिसाब से मैं आपको वर्तमान परिदृश्य समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपके सामने मैप है। अब ये जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, इसमें हम सबसे पहले इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ये तिब्बत चाइना से निकलती है और फिर ये प्रवेश कर जाती है यूटी लद्दाख में। अब आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूटी हैं। तो होता क्या है कि अब ये निकलेगी तिब्बत से और कहाँ पे प्रवेश करेगी, ये लद्दाख में प्रवेश करेगी। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन है झेलम, ये जम्मू कश्मीर में ही बहती है। और इसके अलावा जो चिनाब है ये हिमाचल प्रदेश से निकल के कहाँ पे बह जाती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान चली जाती है। यानी ये दो तो ठीक हैं, लेकिन जो झेलम लेकिन ये जो सिंधु इंडस रिवर है ये लद्दाख में बहती है। पुराने परिदृश्य के हिसाब से ये आंसर ठीक है, ये तीनों। अब वर्तमान परिदृश्य मैंने आपको ये समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली
पूर्व दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी भारतीय नदी कौन सी है? देखिए जो सबसे पहली लंबी नदी है वो तो है गंगा। अब गंगा के बाद जो अगली नदी है वो है गोदावरी। अब गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगी, फिर उसके बाद नासिक, फिर पैठान, फिर नांदेड़, और ये होते होते वो कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो अब तो कहाँ से कहाँ तक बह रही है? देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बह रही है। तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली दूसरी जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो गोदावरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। तो देखिए मैप से समझ लीजिए, आप पाओगे कि देखिए लूनी रिवर, इस लूनी रिवर इस तरफ बह रही है, उसके बाद आप पाओगे ताप्ती भी इस तरफ बह रही है, और नर्मदा भी किस तरफ बह रही है? इस तरफ बह रही है। एकमात्र गंगा नदी है जो कहाँ पर गिर जाती है? ये जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का विभाजन कर किस राज्य का निर्माण किया गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि वर्ष 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश का विभाजन करके। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। आगे आपसे पूछा है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है यहाँ पर धान। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में कुल कहवा उत्पादन का 3/4 उत्पादन होता है? तो भारत में जो कुल कहवा जितना भी भारत में कहवा का उत्पादन होता है ना, उसमें से 3/4 यानी 75% उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न कुछ देखते हैं। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन कौन करता है? काजू का प्रोडक्शन केरल करता है। त्रिवेणी संगम कौन सा स्थान कहा जाता है? देखिए त्रिवेणी संगम कहा जाता है इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदी का मिलाप यानी संगम होता है। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप जानते हैं मौसिनराम। और ये आपसे अगले प्रश्न में ये पूछा है कि जहां भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम, वो किस राज्य में? तो आप सब जानते हैं वो मेघालय में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व की अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। तीनों प्रश्न लगभग एक जैसे से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा नगर महाद्वीपीय जलवायु यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रदर्शित करता है? पहले समझिए महाद्वीपीय जलवायु आखिरकार होती क्या है। देखिए महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु है जिस वर्ष में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। अब देखो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, सर्दी हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े। और आप जानते हैं ऐसा एरिया दिल्ली ही है। जब गर्मी पड़ती है तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब सर्दी पड़ती है तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो महाद्वीपीय जलवायु किसको कब बोलते हैं? जब आप पाओगे कि वर्ष में तापमान बहुत अधिक उतार यानी बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाता है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो जाता है। तो ऐसा दिल्ली ही है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना? देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पूरे भारत का लगभग 7.3% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। यानी भारत का जो कुल जितना एरिया है ना, उसमें से 7.3% एरिया किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली किन नदियों को अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहा जाता है? आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदियां किसको बोला जाता है? यानी जो एक से ज़्यादा देशों से होकर के जाती हों। तो आप ये पाएंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से उसका उद्गम होता है, फिर उसके बाद वो भारत में प्रवेश करती है और फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पर इन्होंने बाराक लिखा हुआ है, ये वास्तव में होना चाहिए बराक। इसके अलावा बराक नदी मणिपुर में भारत से निकलती है और भारत के बाद वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र और बाराक, यानी बाराक जो लिखा हुआ है ये बराक होना चाहिए। इसके अलावा जो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी ये सब भारत की नदियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां नहीं हैं, ये केवल और केवल भारत में है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 60। थार मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र का उद्भव तिब्बत में होता है, यानी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। अब फिर पूछ रहा है कि बताइए वहाँ इसे किस नाम से जानते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं और बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र को जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था? आपसे प्रश्न पूछा था कि इसे
तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो देखिए, भारत का वो राज्य है कर्नाटक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? कर्नाटक में। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भारत के राज्य उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के राज्य उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में चमोली जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, आप बताइए कौन सी वो सिटी है जो दो स्टेट की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या प्रस्तावित है? अमरावती प्रस्तावित है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यहाँ पर हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो होता है झरिया में। और याद रखिएगा, ये झरिया पड़ता है झारखंड के धनबाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है खेती यानी कृषि। और क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों का क्षेत्र कहलाता है? अब आंसर तो आपको डार्क में दिख रहे हैं, लेकिन समझ के चलिएगा। देखिए, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम और चिनाब, ये 5 नदियां हैं और ये पंजाब की 5 नदियां हैं। 5 नदियों के होने के कारण इसका नाम पड़ा है पंजाब। तो ये 5 नदियों का क्षेत्र कहलाता है पंजाब। और वो 5 नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु, रावी, सतलज, झेलम और चेनाब। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया पंजाब। पंजाब को ही 5 नदियों का क्षेत्र कहते हैं। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पौंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज रिवर पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपसे पूछ रहा है लॉन्गेस्ट डैम। तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है और ये महानदी पर बना है। और कहाँ पर बना है? ये उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न आपके सामने है, कावेरी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो आपको ये पता होना चाहिए कावेरी जल विवाद किन किन 2 राज्यों के बीच में है पानी को लेकर। तो याद रखिएगा, कावेरी के पानी का विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको एक आंसर दिख रहा है, वो क्या है? तमिलनाडु। तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में हो गया? कावेरी जल विवाद हुआ तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कुछ और प्रश्नों को आगे बढ़ के देखते हैं। तो कुछ और प्रश्न आपके सामने इस प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। विश्व की सबसे ऊंची
पर्वत चोटी का नाम क्या है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है हिमालय में माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, कोडिकनाल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो देखिए, जो कोडिकनाल है वो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, और याद रखिएगा अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो मुख्य रूप से केरल राज्य में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रेणी से गुजरती है? तो देखिए, जो कोंकण रेलवे है वो पश्चिमी तट से गुजरता है। कोंकण रेलवे पश्चिमी तट से गुजरता है, पश्चिमी तट पर्वत श्रृंखला से गुजरता है। कोंकण रेलवे भारत के 19 रेलवे जोनों में से एक है, जिसका मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सीबीडी बेलापुर में है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। और कावेरी नदी गिरती कहाँ पर है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, कुछ और प्रश्न आपके सामने हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी भारत का है, क्या है? 26 जनवरी है भारत का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र क्या है? तो देखिए, भारत में जहाज निर्माण का सबसे मुख्य केंद्र है विशाखापट्टनम। भारत में गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी किस नगर को कहा जाता है? तो राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान के आरंभिक बोल क्या हैं? तो भारत के राष्ट्रगान के आरंभिक बोल हैं जन गण मन। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। इसका ध्यान रखिएगा। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, कुछ और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुछ और प्रश्न आपके सामने। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का एक राज्य बनाया गया? तो इस बारे में समझिए ध्यान से। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य यानी भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, और इसकी एक बेंच, इसकी एक पीठ लखनऊ में भी है। तो अगला प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ यानी बेंच कहाँ पर है? तो उसकी बेंच कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना है वो है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य यानी सबसे कम जनसंख्या जिस राज्य में है वो राज्य है सिक्किम। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य यानी सबसे कम लिटरेसी रेट जिस राज्य में है वो राज्य है बिहार। कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार है। देखिए, आगे पूछ रहा है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा विरल जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है यानी फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम है? तो वो जिला है श्रावस्ती। राष्ट्रध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो जो हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है यानी ऐसा राज्य जहां पर महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, तो वो राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध कुद्रेमुख नामक स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में स्थित है। कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्न
देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने इस प्रकार है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स का अधिकतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अनुसूचित जातियों का भारत में पंजाब राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है, या ये कह सकते हैं भारत का नवाबों का शहर कहा जाने वाला शहर कौन सा है? तो उसको आप बहुत आसानी से जानते हैं, वो उस शहर का नाम है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है कानपुर। गेहूं की फसल के लिए कौन सी कृषि जलवायु दशा आवश्यक है? गेहूं की फसल के लिए कृषि की कौन सी जलवायु दशा है जो आवश्यक है? वो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। ये गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है। भारत के किस क्षेत्र में नॉर्थवेस्टर पवन बहती है? तो जो असम घाटी है, भारत की असम घाटी में नॉर्थवेस्टर पवन बहती है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई क्षेत्र है। तो बॉम्बे हाई क्षेत्र क्या है? बॉम्बे हाई क्षेत्र एक तेल क्षेत्र, और कैसा तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग हैं। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के तीनों ही भारतीय संसद के अंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, भारत का संवैधानिक मुखिया, या आप ये पूछ सकता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो हम सब जानते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत में संवैधानिक रूप से पूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो देखिए संवैधानिक रूप से संविधान में जो पूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए जब भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं होता, वह अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली होता है। और इनडायरेक्टली कैसे होता है? यानी जिनको हमने चुना वो लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। और हमने किसको चुना? हमने लोकसभा के एमपीज को चुना, हम, और इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो, और इसके अलावा हमारे द्वारा चुने गए राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वोट डाला जाता है और वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन क्या था? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इससे ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पर पूछ रहा है कि भारत में संवैधानिक रूप से पूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसे प्रदान की गई है। देखिए संविधान में तो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, लेकिन इसकी जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद के पास होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ और प्रश्नों की तरफ चलते हैं, कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपना है तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इस चीज को समझिए। देखिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ना, वो केंद्रीय मंत्री परिषद तैयार करती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है, इसलिए अभिभाषण का प्रारूप सरकार से मतलब किससे है? केंद्रीय मंत्री परिषद से, इसलिए अभिभाषण का प्रारूप सरकार के द्वारा तैयार किया जाता था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केंद्रीय मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष को क्या कहते हैं? देखिए भारत में किसी राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष को राज्यपाल कहते हैं, लेकिन उस राज्य की जो मुख्य कार्यपालिका शक्ति यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मुख्यमंत्री के हाथों में रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसको है? अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए लोकसभा को, जब मान लीजिए लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है,
तो उस समय लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान ये रखना है, देखिए राष्ट्रपति के पास संसद को आयोजित करने और स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास संसद को आयोजित करने की भी शक्ति होती है, स्थगित करने की शक्ति भी होती है और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी होती है। लेकिन इस प्रश्न को देख करके ऐसा लगता है कि ये कुछ उस सेंस में पूछा गया, जैसे मान लीजिए लोकसभा का सत्र चल रहा है, अब यदि लोकसभा अध्यक्ष उसको सुनवाई कर रहे हैं तो फिर उसको स्थगित कौन कर देगा? लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगित कर सकते हैं, इनके पास भी शक्ति होती है, बट पूर्ण रूप से जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। कुछ और प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का स्रोत है? तो आप जानते हैं प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, तो भारत के लोग संविधान का एक स्रोत है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अधिवेशन मतलब संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, देखिए इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, इसका बॉयकॉट किया और पाकिस्तान के अलग राज्य बनाने पर जोर दिया। इस सम्मेलन में केवल 211 सदस्य ही शामिल हुए थे और जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, जो सबसे पुराने सदस्य थे, यानी जितने भी सदस्य थे उनमें जो सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने इस पहले अधिवेशन की या इस पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब अगली बार ये अधिवेशन हुआ था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण रूप से अध्यक्षता करनी शुरू कर दी थी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितनी अनुसूचियां थी? ये पूछ रहा है जब भारत का संविधान बना था उस समय शेड्यूल्स कितने थे? उस समय शेड्यूल्स थे 8 और फिलहाल वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? फिलहाल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और प्रश्नों की तरफ आइए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, जम्मू एवं कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? देखिए जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए फिलहाल तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। मूल रूप में जब भारत का संविधान बना था तो उस समय याद रखिएगा मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में, और ये 7 होते थे उस टाइम पर। एक 7वां था संपत्ति का अधिकार, जो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये हो गया वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार को अब बना दिया गया है कानूनी अधिकार। इसको कब हटा दिया गया था? इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसको बना दिया गया था कानूनी यानी वैधानिक अधिकार, और अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को हम पाते हैं? तो अभी मैंने बताया कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो होते हैं 34। भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य में नीले चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो भारत का जो राष्ट्रध्वज है, जो बीच में चक्र होता है, उसमें होती हैं कुल मिलाकर के 24 तीलियां। देखिए ध्यान से, अशोक स्तंभ से तिरंगे में लिए गए अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं, जो कि मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। 24 घंटे विकास का ये सूचक है और इसके साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मतलब जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, सभी उसको वो बाद में बनी है, सिर्फ संविधान में उसका जिक्र नहीं है। तो याद रखिएगा नीति आयोग, योजना आयोग के बदल के ये बाद में बना है नीति आयोग, ये संविधानेतर संस्था है। कुछ और प्रश्नों को आप देखिए, कुछ और प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है, तो वो है अनुच्छेद 51 क।
अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो देखिए लोकसभा में 552 मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन अधिनियम कब बना था? ये पूछ रहा है, बताइए भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में एक बार चेंज कब किया गया था? याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में चेंज करा गया था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक बार जो संशोधन हुआ था वो संशोधन हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया और इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो यदि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। भारतीय संघ में वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था भारतीय संघ में जो वास्तविक सत्ता की यदि आप बात करेंगे तो वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति लगता है, लेकिन वास्तविक सत्ता होती है किसके हाथ में? केंद्रीय मंत्री परिषद के हाथ में होती है वास्तविक सत्ता। अगले प्रश्नों पर आते हैं और प्रश्नों को देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भारतीय संघ में वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? बिल्कुल अभी अभी वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, केंद्रीय मंत्री परिषद। राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि कितने साल होती है? तो राज्यपाल के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? देखिए पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है ग्राम स्तर, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं, और मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर को हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत समिति, और जिला स्तर को बोलते हैं जिला परिषद। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न में क्या पूछा है? मध्यवर्ती स्तर को पूछा है, पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर पूछा है, तो आंसर हो जाएगा क्षेत्र पंचायत। अगला क्वेश्चन है भारत में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो भारत में इस समय यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8। तो वो 8 यूटीज कौन कौन से हैं? वो 8 यूटीज हैं ये: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये एक ही है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और इसके अलावा जो 8वां है वो है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है किसी राज्य में लगाया गया राष्ट्रपति शासन साधारणतः कितने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता? तो देखिए यदि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वो 6 माह तक से ज़्यादा जारी नहीं रह सकता। इसके अलावा ऊपर एक और क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? देखिए जो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के पास पावर होती है तो वो नॉमिनेट कर सकता है। तो ऐसे 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, राज्य यानी प्रदेश का शासनाध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्य का जो शासन अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राज्य का शासनाध्यक्ष या वास्तविक कार्यपालक मुख्यमंत्री होता है। तो आंसर हमारा इसमें क्या हुआ? मुख्यमंत्री। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन इस बात को डिसाइड करता है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठे तो इसका
संबंध, तो इस संबंध में जो लास्ट डिसीजन होगा वो किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का। यानी कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। अब एक और प्रश्न आपके सामने, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मैंने बताया था पहले मूल अधिकार हुआ करता था, मौलिक, लेकिन अब यह कानूनी, यानी अब ये क्या है? वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। लीची नगर किसको कहा जाता है? तो लीची नगर कहा जाता है देहरादून को। भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला, यानी भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान का महान मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का महान मरुस्थल थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। कुछ और प्रश्नों की तरफ आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा में प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर कौन सा है? देखिए आप इस बात को समझिए, देखिए सबसे ज़्यादा जो सीट हैं राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश में है, वो है 31। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का 19। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर क्या है? महाराष्ट्र है। कार्बोरेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या है? तो विधानसभा चुनाव यदि लड़ना है तो उसके लिए, एमएलए का चुनाव यदि आपको लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज है 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी देता है, यानी मीडिया की स्वतंत्रता? तो वो है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। इसी का कार्य है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। और प्रश्नों पर चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, तो यानी लिंगानुपात कितना है? 1000:940। दशराज या दशराग युद्ध का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 21 में 370 अनुच्छेद को परिभाषित किया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देखिए चंदेल राजाओं ने, चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन पूरा, भारत में 5 अगस्त 2019 से पहले कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो जब 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 तो राज्य हुआ करते थे और 7 संघ क्षेत्र थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। और अब फिलहाल वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, मोहम्मद गजनी कहाँ से आया था? तो देखिए जो मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी था वो अफगानिस्तान से आया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कथकली नृत्य है, देखिए कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है? कथकली नृत्य केरल का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोंकणी बोली कहाँ की है? कोंकणी बोली बोली जाती है गोवा में, गोवा में बोली जाती है कोंकणी। सिखों के दूसरे गुरु थे, तो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में 5 अगस्त 2019 के बाद से कितने राज्य और संघ क्षेत्र हैं? तो 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 180 में पूछ रहा है आपसे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो चारों बौद्ध संगीति को जान लीजिए। देखिए जो पहली बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कनिष्क। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा संविधान किसका है? वो भारत का है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहाँ हुआ है?
तो देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख मैंने भी पीछे बताया था कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख हुआ है, जो 6 मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में हुआ है। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए यहाँ प्रश्न को समझिए, प्रश्न ये नहीं पूछ रहा कि किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यदि ये पूछता तो आंसर होता मोनाको। मोनाको ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ये प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी ये पूछ विश्व के सबसे बड़े देशों को लीजिए और ये देखिए उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है। जैसे विश्व का जो सबसे बड़ा देश, आप ध्यान से समझिएगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो चाइना है, फिर भारत है और फिर उसके बाद नंबर आता है यूएसए का। तो ये अब यदि इन देशों में आप देखोगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है, तो वो भारत में है। यानी विश्व, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विश्व के जनसंख्या के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े देश हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो फिर आप आंसर पाओगे, वहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा भारत। यदि ये पूछता कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश में है, तो वो तो फिर मोनाको में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से, ये राजस्थान में पड़ता है। मुगल काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अब इस बारे में चीज़ों को समझिए। देखिए मुगल काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, लेकिन ये कैसे? देखिए सुल्तान शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के को रुपया कहा, उसने ही रुपया चलाया, शेरशाह सूरी ने ही। और उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद जब शेरशाह के बाद फिर वापस हुमायूं लौट के आया और फिर उसके बाद के जितने भी मुगल शासक थे उन बादशाहों ने उस मुद्रा का नाम, चांदी के सिक्के का नाम रुपया ही रखा, वो चेंज नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा रुपया। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो जनजातीय जनसंख्या, जो ट्राइब पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस प्रदेश में है? तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन ये है भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी वित्त विधेयक को कितनी बार वापस लौटा सकते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक को एक बार फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि वो फिर से पारित हो गया तो इस बार वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। तो कहने का मतलब किसी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन यदि वो दूसरी बार फिर पारित होकर उनके पास आया तो इस बार उनको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में वुलर झील किस राज्य में है? तो वुलर झील है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का अर्थ है मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शहर वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये गुजरात के लोथल से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? देखिए यदि राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वह देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसे साधारण बहुमत से पास कराने की भी आवश्यकता होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 महीना। अगला क्वेश्चन है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में प्रस्तावित शहर कौन सा है? तो आप जानते हैं फिलहाल संयुक्त राजधानी है हैदराबाद किस किस की? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा मैंने वहीं पर आपको बताया था कि अमरावती को अब प्रस्तावित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया था? देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में से ही बना है तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संसद का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं,
प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 महीने के भीतर, मान लीजिए जैसे एक सत्र खत्म हुआ तो उसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर अगले सत्र के लिए यानी अगले अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए उनको आमंत्रित करना होता है। तो संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। पूछ रहा है कि पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार यानी वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये 61वां, सन 1989 में, 1989 में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, काजीरंगा अभ्यारण्य परियोजना किसके लिए स्थापित की गई थी? तो देखिए काजीरंगा अभ्यारण्य परियोजना गैंडा पशु के लिए स्थापित की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट किसकी सहायता से आरंभ हुआ? देखिए भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ था यूएसएसआर, और यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ, और अब वर्तमान में सोवियत संघ का मतलब है रूस। देखिए इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से यानी रूस की सहायता से 1955 में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से 2 बड़े शहर ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड से जुड़े हैं? तो वो शहर हैं कोलकाता से अमृतसर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए कोलकाता को हटाकर भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1911 में। भारत का शिराज कहा जाने वाला शहर कौन सा है? तो वो है जौनपुर। जौनपुर को कहा जाता है भारत का शिराज। गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सबसे छोटी केंद्र शासित इकाई क्या है? तो देखिए जो सबसे छोटी केंद्र शासित इकाई है वो है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इडुक्की बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक प्रदेश है कर्नाटक। लगभग 75%, 3/4 भाग कुल उत्पादन का कर्नाटक अकेला उत्पादन करता है। योजना आयोग का ही नाम बदल के क्या रखा गया है? योजना आयोग का ही नाम बदल के रखा गया है नीति आयोग। किस राज्य में सरदार झील प्रोजेक्ट स्थित है? वो है गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी हम सबको पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिए गए अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है अनुच्छेद 393 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से दलहन में अग्रणी है? तो दलहन में अग्रणी प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, दाल वाली फसलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ये लगभग बीचों बीच, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन जो नगर है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच है। सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था वर्ष 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? देखिए भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। जब जनहित याचिका लगाते हैं तो उसी से संबंधित होती है हमारी न्यायिक सक्रियता। और लास्ट प्रश्न जो है इस सेक्शन के अंदर, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में जो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है वो किस राज्य में है? वो बिहार राज्य में है। यहाँ पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो जो पहले वाला सेक्शन था आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में जो बात करेंगे इससे अगले वाले सेक्शन की बात होगी। यहाँ पर मैंने इस सेक्शन के, इस खंड के, इस भाग के सारे क्वेश्चन जो संभावित हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर करा दिए हैं।